हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेचर स्केच में। यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स का ये है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट था ओल्ड इंग्लिश पीरियड यानी कि एंग्लो सेक्सन पीरियड। उसके बाद हमने पढ़ा था एंग्लो नॉर्मन पीरियड, फिर एज ऑफ चौसर, और अब पढ़ रहे हैं हम एज ऑफ रिवाइवल। एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एज ऑफ चौसर और एज ऑफ रिवाइवल ये तीनों मिडिल इंग्लिश के पार्ट हैं। और एज ऑफ रिवाइवल के साथ मिडिल इंग्लिश पीरियड खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो पीरियड चलेगा एलिजाबेथन पीरियड, वो रेनेसा में आएगा और न्यू इंग्लिश के अंदर आएगा। तो आज हम एज ऑफ रिवाइवल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एज ऑफ रिवाइवल। तो इसका टाइम पीरियड था एज ऑफ रिवाइवल का 1400 से 1550 तक। कहीं कहीं आपको 1558 भी देखने को मिलेगा जब एलिजाबेथन क्राउन पे बैठेगी। तो उसी के साथ इसकी स्टार्ट होती है एलिजाबेथन पीरियड की, और एज ऑफ रिवाइवल का अंत होता है। तो ये जो टाइम पीरियड है 1400 से 1550 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम एज ऑफ रिवाइवल क्यों पड़ा, तो उसके पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है क्योंकि इसमें रिवाइवल हुआ है। किस चीज़ का रिवाइवल हुआ है, तो रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुआ है। मतलब कि इसके अंदर बहुत से पुराने वर्क पढ़े गए हैं, जैसे कि ओल्ड ग्रीक के जो वर्क थे वो पढ़े गए हैं, जैसे कि इलियाड, होमर, ओडिसी, ये सब वर्क पढ़े गए हैं और इनसे इंस्पिरेशन लेके नए वर्क लिखे गए हैं। तो इस वजह से इस एज का नाम है एज ऑफ रिवाइवल। तो अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, तो ये जो एज ऑफ रिवाइवल है ना, इसके अंदर बहुत से ब्लड शेड हुए हैं, मतलब कि बहुत सारी वॉर हुई है। 100 ईयर वॉर भी चली रही थी। और इसी के साथ बहुत सारी ऐसी बैटल हुई है जिससे इंग्लिश हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारा चेंजेस हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ी बैटल थी बैटल ऑफ एगिनकोर्ट। ये जो बैटल ऑफ एगिनकोर्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बैटल है और बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है इंग्लैंड की हिस्ट्री की। तो इसके अंदर जो कौन कौन लड़ रहा था, तो इसके अंदर एक तो इंग्लैंड लड़ रहा था और एक और फ्रांस लड़ रहा था। तो इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहा था हेनरी फिफ्थ और फ्रांस से लड़ रहा था। तो ये 100 ईयर जो वॉर थी ना, उसी का पार्ट है। तो इसके अंदर जो हेनरी फिफ्थ थे ना, इसके पास सिर्फ 6,000 लोग थे। मतलब 6,000 वॉरियर थे जो लड़ने वाले लोग थे वो। और जो सामने फ्रांस था ना, तो फ्रांस के पास 20,000 से 30,000 लोग थे। तो इस वजह से ये जो बैटल है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्होंने संख्या में कम होने के बाद भी फ्रांस को हरा दिया था। कि जहाँ इनसे 3 गुनी सेना को इन्होंने हरा दिया, तो इस वजह से ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे जीतने के बाद इन्होंने क्या किया कि एक ट्रीटी ऑफ ट्रोय साइन की फ्रांस के साथ। मतलब इसके अंदर जो फ्रांस हार गया था ना, तो उसने सारी शर्तें कबूल कर ली इंग्लैंड की। और ये याद रखना कि जो एगिनकोर्ट है ना, ये फ्रांस का हिस्सा है। ये जो जगह है ना, ये जगह फ्रांस के अंदर है। तो मतलब कि पहली बार हिस्ट्री में इंग्लैंड वालों ने फ्रांस की जमीन पे जाके युद्ध लड़ा। तो ये याद रखना। और जब ये ट्रीटी ऑफ ट्रोय साइन हुई ना, तो इसके एवज में इन्होंने क्या किया, किंग हेनरी फिफ्थ ने किससे शादी करी, कैथरीन से। ये कैथरीन कौन थी, तो ये जो चार्ल्स सिक्स था, जो फ्रांस का राजा था, तो उसकी बेटी से इसने शादी करी। और उसके बाद जब 1422 के अंदर हेनरी फिफ्थ मर गया, तो इसके मरने के बाद जो इसका बेटा हेनरी सिक्स जो क्राउन पे बैठा ना, तो वो बहुत वीक राजा था, बहुत कमजोर था। तो इस वजह से फ्रांस ने वापस आक्रमण किए, और इन्होंने जो फ्रांस ने जो अपनी टेरिटरी खो दी थी ना इंग्लैंड से हार के, वो वापस रीगेन कर ली। तो ये फ्रांस रीगेन इट्स लॉस्ट पावर अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन ऑफ आर्क। ये जो जॉन ऑफ आर्क है, ये एक लेडीज है, एक वुमेन है। इसकी लीडरशिप के अंदर फ्रांस ने वापस से इनकी टेरिटरी कब्जा कर ली, वापस से इंग्लैंड से वापस छीन ली। तो ये बैटल ऑफ एगिनकॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है केट्स रिबेलियन। एक जैक केट नाम का एक आदमी था, जिसने बगावत कर दी थी इंग्लैंड थ्रोन के खिलाफ। क्यों करी थी, क्योंकि बहुत सारे हेवी टैक्सेस बढ़ गए थे। टैक्स बहुत लगा दिए थे गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट में करप्शन बहुत होने लग गया था। और मिलिट्री लॉसेस, मतलब कि 100 ईयर वॉर में बहुत सारे सैनिक, मतलब कि बहुत सारे लोग मर गए वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर। इस वजह से जो ये जैकेट नाम का जो एक आदमी था, इसने विद्रोह कर दिया। और इसी के साथ ये जो क्राउन को इसने चुनौती दी न, उसके बाद ये जो जैकेट्स रिबेलियन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कब हुआ था, तो ये 1450 में हुआ था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, वो है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपुल। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपुल है ना, ये कब हुआ था, 1453 में। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है जबकि कॉन्स्टेंटिनोपुल है ना, ये इंग्लैंड से बहुत दूर है। पर ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है ना, ये लर्निंग का सेंटर था। ये लर्निंग का सेंटर था यूरोप के लिए। तो यूरोप के अंदर जो आज जो टर्की है ना, जो टर्की वो कॉन्स्टेंटिनोपुल के अंदर ही है। आज जो नया देश है टर्की,
तो वो टर्की कॉन्स्टेंटिनोपुल को जीत के ही इन्होंने कब्जा किया और वहां पे नया शहर बसा दिया टर्की। और ये किसने कब्जा किया था? ये सुल्तान मेहमद सेकंड ने कब्जा किया था। और ये कब हुआ था? 1453 के अंदर। और इसको जीतने के बाद जो कॉन्स्टेंटिनोपल एम्पायर था ना, ये पूरा खत्म हो गया और इसकी जगह न्यू एम्पायर बना, वो था ओटोमन एम्पायर। यहीं से ओटोमन एम्पायर की शुरुआत हुई। तो इसका जो इम्पोर्टेंस ये है कि जो ये कॉन्स्टेंटिनोपुल है, इसके अंदर लर्निंग का बहुत सारा सामान था, बहुत सारी बुक्स थी लैटिन में, ग्रीक में। तो वो जो यहाँ पे जो स्कॉलर रहते थे, तो जब ये मेमस सेकंड ने यहाँ पे आक्रमण किया, तो ये बहुत सारे स्कॉलर यहाँ से बुक्स उठा उठा के भागने लगे और वो यूरोप में हर जगह फैल गए। कोई इंग्लैंड पहुंच गया, कोई फ्रांस पहुंच गया, इटली पहुंच गया, ऐसे। तो उन्होंने क्या किया कि जो पुराने जो टेक्स्ट है, जैसे लैटिन में जो लिखे गए थे, ग्रीक में जो लिखे गए थे, तो वो सारे पूरे यूरोप में फैल गए। तो वहां पर जो स्कॉलर थे वो दूसरे, तो उन्होंने उन टेक्स्ट को पढ़ा और उन टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उन्होंने नए टेक्स्ट और लिखे, उनसे इंस्पिरेशन लेके। तो इस वजह से ये कॉन्स्टेंटिनोपुल का फॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है वॉर ऑफ रोजेस। ये वॉर ऑफ रोजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से इंग्लैंड की हिस्ट्री का जो राजा था ना, वो चेंज हो गया था। तो ये वॉर ऑफ रोजेस, ये नाम क्यों पड़ा? तो इस नाम के पीछे की कहानी ये है कि एक जो वहाँ पर जो नोबल फैमिली थी, जो पावरफुल फैमिली थी, जिनके पास सेना होती है, जिनके पास अच्छा धन होता है, जो बहुत सारे पैसे होते हैं, तो वो ऐसे दो फैमिली थी बहुत बड़ी बड़ी इंग्लैंड के अंदर। उसमें से पहली फैमिली थी हाउस ऑफ लैंकेस्टर। इनका साइन था रेड रोज। ये है, ये लैंकेस्टर फैमिली का था। और एक और फैमिली थी हाउस ऑफ यॉर्क, तो इसका साइन था व्हाइट रोज। तो जो इंग्लैंड के थ्रोन पे जो राजा बैठा था वो बहुत वीक था। इस वजह से जो नोबल फैमिली थी ना, ये आपस में लड़ने लग गए और इन्होंने अपना दावा ठोक दिया कि भैया हम बैठेंगे थ्रोन के ऊपर। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और इसके लड़ाई में अंत के अंदर, मतलब कि जो लड़ाई खत्म हुई ना, तो उसमें कौन जीता? ये लैंकेस्टर रेड रोज वाले, ये जीत गए। और इनके जीतने के साथ इन्होंने क्या किया कि यहाँ से ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत हुई। ये ट्यूडर मोनार्की 1485 के अंदर यहाँ से स्टार्ट हुई। और ये याद रखना कि ये वॉर ऑफ रोजेस कब हुआ था? तो ये 1455 से 1485, मतलब कि 30 साल का ये पीरियड था पूरा। तो ये याद रखना। तो यहीं से इस वॉर ऑफ रोजेस के अंदर ये लैंकेस्टर जीतने के बाद ये ट्यूडर मोनार्की की शुरुआत हुई। तो इसका शुरुआत कैसे हुई कि जो लैंकेस्टर फैमिली का जो रिचर्ड थर्ड था, ये हेनरी ट्यूडर था, है ना। तो इस हेनरी ट्यूडर ने क्या किया कि जो यॉर्क फैमिली का रिचर्ड थर्ड था उसको हरा दिया। ये हेनरी ट्यूडर ने इसको रिचर्ड थर्ड को हरा दिया। तो हराने के बाद इसने क्या किया कि इसने शादी कर ली एलिजाबेथन से। ये एलिजाबेथन कौन थी? तो ये यॉर्क फैमिली की थी। तो इसने इससे शादी कर दी। इस वजह से इन्होंने फिर बाद में जो दोनों फैमिली एक हो गई, तो उसका नया सिंबल था रेड और व्हाइट रोज। इन दोनों को मिला के इन्होंने पूरा ये दो कलर का एक रोज बना दिया। तो ये यहीं से मोनार्की चालू हो गई ट्यूडर की। तो इसमें कौन था? ये हेनरी ट्यूडर, मतलब कि हेनरी एट्थ था, सेवन था। हेनरी सेवेंथ, इसने शादी करी एलिजाबेथन से और यहीं से ट्यूडर मोनार्की की शुरुआत हो गई। और इसी के साथ फिर मिडिल क्लास का ग्रोथ भी हुआ, मतलब कि जो इतने सारे टैक्स चल रहे थे उनको थोड़ा कम किया और वहां पर थोड़ा स्टेबिलिटी आई उस टाइम के इंग्लैंड के अंदर। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट इवेंट था जियोग्राफिकल एंड मेरीटाइम डिस्कवरीज। मतलब कि इसी टाइम पे जो 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी थी ना, इसको एज ऑफ डिस्कवरी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि इसी में अमेरिका की खोज हुई, इंडिया की खोज हुई, तो इस वजह से इसको एज ऑफ डिस्कवरी बोला जाता है। खोज तो क्या हुई, ये पहली बार इंग्लैंड वाले लोग और यूरोप वाले लोग है ना, पहली बार इंडिया में आए और अमेरिका में आए, तो इन्होंने बोल दिया कि हमने डिस्कवरी करी इंडिया की और अमेरिका की। तो इसके अंदर इन्होंने जैसे कि द न्यू वर्ल्ड, ये 1492 के अंदर इन्होंने अमेरिका के अंदर गए। कौन गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। और ऐसे ही इंडिया के अंदर आया था वास्को डिगामा 1498 के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट था। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट जो था वो था प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। ये कब हुआ था? ये वैसे तो 1476 के अंदर तो इंग्लैंड के अंदर आई, पर उससे पहले इसको किसने बनाया था? 1440 के अंदर एक जोनास नाम का एक आदमी था जो जर्मनी के अंदर था, ग्यूटेनबर्ग के अंदर। उसने प्रिंटिंग प्रेस का डिस्कवरी की, मतलब कि उसने आविष्कार किया प्रिंटिंग प्रेस का। तो ये 1440 में आविष्कार हो गया था जर्मनी के अंदर। पर जर्मनी से इंग्लैंड के अंदर कौन लेके आया? विलियम कैक्सटन। ये विलियम कैक्सटन जो है ना, ये जर्मनी से लेके आया प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड के अंदर। ये पहली बार इसने इंट्रोड्यूस किया। तो इसके आने के बाद
जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो उसके बाद जो बहुत सारे वर्क है ना वो ज़्यादा छपने लग गए और वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लग गए। उससे पहले क्या होता था कि बहुत कम वर्क थे, क्योंकि बहुत वो हाथों से लिखने पड़ते हैं तो कुछ लोगों तक ही पहुंच पाते थे वर्क। पर प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद वो बहुत सारे बल्क में छपने लग गए वर्क और बहुत सारे लोगों तक पहुंचने लग गए। तो ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से ये हुआ। उसके बाद द इंग्लिश रिफॉर्मेशन। ये इंग्लिश रिफॉर्मेशन कब से कब हुआ था? 1529 से 1536 के बीच में हुआ था। और ये क्या होता है एक्ट ऑफ सुप्रीम, मतलब इंग्लिश रिफॉर्मेशन? तो ये होता है, मतलब ये किसकी वजह से हुआ था? एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी की वजह से। और ये कब लागू हुआ था? 1534 के अंदर। तो ये याद रखना कि एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी है ना, ये 1534 के अंदर लागू हुआ था इंग्लैंड के अंदर। और इस एक्ट का मतलब ये होता है कि इस एक्ट को लागू करने के बाद जो राजा था ना वहाँ का, मतलब कि हेनरी सेवेंथ, तो उसने बोला कि हमसे ऊपर कुछ भी नहीं है, हम ही सुप्रीम है। मतलब कि राजा सुप्रीम होगा किसी देश का, कि जैसे इंग्लैंड है तो उसका जो राजा है तो वही हेड होगा पूरे देश का, उससे ऊपर सिर्फ भगवान होंगे, उससे ऊपर चर्च नहीं होगा। तो इन्होंने चर्च की अथॉरिटी को कमजोर करने के लिए ये एक्ट पास किया था, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, मतलब कि राजा ही सुप्रीम है पूरे देश का ये। उसके बाद है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब ये होता है कि जो पहले वर्क लिखे जाते थे वो रिलीजियस के ऊपर लिखे जाते थे, मतलब रिलीजन के ऊपर लिखे जाते थे, भगवान के ऊपर ज़्यादा फोकस था उनका, रिलीजन के ऊपर ज़्यादा था, उनमें लोगों का कोई ये नहीं था। तो इसकी वजह से जब ह्यूमनिज्म आया तो ह्यूमनिज्म में इन्होंने लोगों को, जो पर्टिकुलर इंसान होते ना, उनके ऊपर वर्क लिखने चालू कर दिए। जैसे कि एवरीडे लाइफ, जैसे कि कोई पार्टनर है, पाल्मर है, मतलब कि जो खेती किसानी करता है, तो उनके ऊपर वर्क लिखने लग गए। तो ये शिफ्ट हुआ था ह्यूमनिज्म, मतलब कि रिलीजियस से मतलब ह्यूमन की तरफ शिफ्ट हुआ था ये। और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप याद रखना कि फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है पेट्रार्क को। और ये पेट्रार्क है ना, इटली का राइटर था। ये फादर ऑफ सोनेट भी बोलते हैं इस पेट्रार्क को। फिर उसके बाद आता है लिटरेचर। एज ऑफ रिवाइवल में लिटरेचर कैसा था? तो एज ऑफ रिवाइवल के अंदर जो लिटरेचर था ना, वो बहुत सारे तरह का था। जैसे कि ट्रेवलॉग था, बहुत सारी बायोग्राफी लिखी गई, बहुत सारी पोएम भी लिखी गई और बहुत सारी कॉपी भी करी गई। तो इसके अंदर जो, अगर हम ये देखें तो ये इंग्लिश चौसर है। पहले जो, इससे पहले जो एज थी वो एज ऑफ चौसर थी। तो चौसर के अंदर जो जोफ्री चौसर था, जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, तो जोफ्री चौसर के जो मरने के बाद जो लोगों ने उनके वर्क पढ़े, तो उनके वर्क से जो इन्फ्लुएंस हुए तो वो दो तरह के लोग थे। पहले थे इंग्लिश चौसरियन, ये मतलब कि जो इंग्लैंड के अंदर जो इंग्लिश में लिखते थे ना, वो इंग्लिश चौसरियन हुआ। तो ये किससे इन्फ्लुएंस थे? ये जोफ्री चौसर से इन्फ्लुएंस थे। उनके वर्क को इन्होंने पढ़ा और इन्हें अच्छा लगा, तो इन्होंने उसकी कॉपी करके नए वर्क लिखे। तो इसके अंदर कौन कौन है? तो इसके अंदर है जॉन लिटगेट। तो इसका टाइम पीरियड याद रखना, 1370 से 1451। और इसकी दो सबसे ज्यादा फेमस पोएम है, द ट्रॉय बुक और द सीज ऑफ थीबिस। द सीज ऑफ थीबिस, द फॉल ऑफ प्रिंसेस, ये इंपॉर्टेंट वर्क है इसके। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द ट्रॉय बुक और द सीज ऑफ थीबिस, ये जॉन लिटगेट के इंपॉर्टेंट वर्क है। फिर उसके बाद इंग्लिश ट्रेजरियन के अंदर सेकंड राइटर है थॉमस हेक्लेव। ये जो थॉमस हेक्लेव है ना, इसने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। ये याद रखना। सिर्फ इसके अंदर है ना, बस ये वर्क याद रखना कि ये वर्क किसके हैं, बस यही पूछेंगे। इसके अलावा कुछ क्या है इन वर्क के अंदर, ये कुछ नहीं पूछेंगे। फिर इसके अंदर नेक्स्ट राइटर है स्टीफन हाउस। इसका फेमस वर्क है द पास टाइम ऑफ प्लेजर। ये एक एलेगरी है, मतलब एलेगरी जो नींद के अंदर जो होती है ना, ड्रीम में जो लिखी जाती है, जो ड्रीम एलेगरी होती है एक तरीके से। तो एलेगरी मतलब कि बहुत सारे अलग से रेफरेंस देते हैं, कि जैसे कि कोई डॉग हो गया, केट हो गया, तो इनके रेफरेंस देके एक कुछ लिखा जाता है वर्क, तो उसको एलेगरी बोला जाता है। तो इसका जो फेमस वर्क था द पास टाइम ऑफ प्लेजर, ये याद रखना। फिर नेक्स्ट राइटर है जॉन स्केल्टन। तो इन्होंने क्या किया था? इनका ये है कि इन्होंने एक वर्ड दिया था स्केलेटोनिक्स। इसका मतलब है कि शॉर्ट फास्ट ब्रीथलेस, जो आज हम सॉन्ग सुनते हैं ना, ऐसे इन्होंने ब्रीथलेस पोएट्री लिखी थी। और राइमिंग सटायरिकल वर्स, ये इसने इस टाइप में से इन्होंने नई कैटेगरी बनाई थी कि राइमिंग सटायरिकल वर्स, इस टाइप की पोएट्री इन्होंने बनाई थी। तो इसको क्या बोला जाता है? स्केल्टोनिक्स। तो ये याद रखना। नेक्स्ट है द स्कॉटिश चौसरियन। इसका मतलब है
कि जो स्कॉटलैंड के अंदर जो राइटर थे जो जोफ्री चौसर से प्रभावित हुए थे, जो इन्फ्लुएंस हुए थे जोफ्री चौसर से, जिनके वर्क पढ़ के उन्होंने नए वर्क लिखे, तो उसके अंदर कौन था? तो उसके अंदर था सबसे इम्पोर्टेंट राइटर किंग जेम्स फर्स्ट। ये राजा भी था स्कॉटलैंड का। तो ये जेम्स फर्स्ट था स्कॉटलैंड का, ये राजा था उनका। तो इसने वर्क लिखा था द किंग्स स्क्वेयर, द किंग्स बुक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द किंग्स बुक, और स्कॉटिश भाषा में बोलते हैं द किंग्स स्क्वेयर। ये फेमस ड्रीम एलेगरी थी, मतलब कि ड्रीम एलेगरी वही जो सोने के बाद लिखा जाता है, कि मतलब लिखा तो जगने के टाइम पे लिखा जाता है, पर वो ऐसा लिखा जाता है उसके अंदर कि भैया कोई आदमी सो गया है और वो कुछ देख रहा है और वो सारा लिख रहा है, ऐसा। तो इसको बोलते हैं ड्रीम एलेगरी। फिर उसके बाद है रॉबर्ट हेनरिसन। इन्होंने लिखा था द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड, अ पावरफुल ट्रेजिक सीक्वेंस टू चौसर ट्रोइलस एंड क्रिसेडिया। ये जो ट्रोइलस एंड क्रिसेडिया थे ना जोफ्री चौसर का, उससे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने लिखा था द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड। फिर नेक्स्ट राइटर है विलियम डनबर्ग। इनका फेमस वर्क है द कोर्टली, द थ्रिसिल, द रोइस। ये वर्क है इनका, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। ये रॉयल मैरिज के ऊपर लिखा गया था, कि कहीं पे वो स्कॉटलैंड के अंदर रॉयल मैरिज हुई थी ना, तो उसके ऊपर इन्होंने ये वर्क लिखा था। फिर उसके बाद है ग्वेन डगलस। इन्होंने क्या किया था, वर्जिल जो है ना, जो लैटिन राइटर है, जो ग्रीक राइटर है, तो उसकी एनिट को ट्रांसलेट किया था। किस में किया था? स्कॉटलैंड के अंदर किया था इन्होंने ट्रांसलेट, स्कॉट्स भाषा के अंदर इन्होंने ट्रांसलेट किया था वर्जिल की एनिट को। फिर उसके बाद ये जो द इंग्लिश चौसरियन और द स्कॉटिश चौसरियन, ये कंप्लीट हो गया है। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इंग्लिश चौसरियन और स्कॉटिश चौसरियन। नेक्स्ट है ट्रेवलोग। ट्रेवलोग का मतलब होता है कि जो ट्रेवल करते हैं और वहाँ का जो वो जो भी देखते हैं वहाँ पे जो ट्रेवल करने के टाइम पे, तो वो सारा लिखते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेवलोग। तो ये ट्रेवलोग में सबसे इम्पोर्टेंट है रस्टी चेला द पिसा। ये इन्होंने जो ट्रेवल किया था, मार्को पोलो जो था ना, मतलब कि मंगोलिया के अंदर जो चंगेज खान था उसके जो वंशज थे, मार्को पोलो, उसकी पूरी हिस्ट्री बताई है इसने, कि वहाँ पर कैसा है, उनका राज कैसा है, ऐसा। तो ये इटालियन राइटर थे रेस्टिचेलो दा पिसा। तो इन्होंने ट्रेवल हिस्ट्री लिखी है मार्को पोलो की। उसके बाद है सर वॉल्टर रेली। ये कौन थे? इनको मतलब अपॉइंटेड किया था एलिजाबेथन क्वीन ने। ये बहुत बात का है वैसे, एलिजाबेथन पीरियड का राइटर है ये, द सर वाल्टर रेली। और ये एडवोकेट थे कॉलोनाइजेशन के, मतलब कि कॉलोनाइजेशन किया था ना, जैसे इंडिया का कॉलोनाइजेशन हुआ, तो ऐसे इन्होंने अमेरिका का कॉलोनाइजेशन किया है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ ग्वेना। और ये ग्वेना कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका के अंदर एक देश है, तो वहाँ की इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ ग्वेना लिखी है। ये कब लिखी थी? 1596 के अंदर लिखी थी। फिर इसके बाद फेमस ट्रेवलॉग है जीन डे मेंडेवल। इनकी ये बहुत फेमस बुक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। तो इन इसकी बुक का नाम है द ट्रेवल ऑफ सर जॉन मेंडेविल 1356। ये याद रखना आप, बाकी भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द ट्रेवल ऑफ सर जॉन मेंडेविल 1356। और ये जेन डे मेंडेविल ने लिखी गई है। और इन्होंने ट्रेवल किया था होली लैंड, जो आज जेरूसलम है ना, जेरूसलम को होली लैंड बोला जाता है। तो ये जेरूसलम भी घूम के आए हुए हैं, तो ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है इंटरल्यूड। ये जो इंटरल्यूड है ना, इसका मतलब होता है कि कोई सा प्ले है, तो उस प्ले के अंदर जो दो एक्ट होते हैं उसके बीच में एक और छोटा एक्ट डाल दे, छोटा प्लेयर डाल दे, तो उस प्ले को इंटरल्यूड बोलते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, और ये किसी इवेंट में, शादी में, या फिर किसी म्यूजिक के बीच में प्ले डाल दे, तो उसको बोलते हैं इंटरल्यूड। ये होता है इंटरल्यूड। इसका फेमस राइटर है जॉन हेवुड। ये जॉन हेवुड है, इन्होंने बहुत सारे इंटरल्यूड लिखे हैं। इनका टाइम पीरियड था 1497 से 1580 तक। और इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे प्ले लिखे हैं, मतलब कि इंटरल्यूड लिखे हैं। तो इनके फेमस इंटरल्यूड में से एक है द प्ले ऑफ द वेदर। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये मर्चेंट, जेंटलमैन और एक लाउंडर, इनके बारे में बात की गई है। और ये वेदर के बारे में, कि मतलब कि आसमान से एक भगवान उतरे हैं वेदर के, मतलब कि पानी के देवता आए हैं, तो वो पूछ रहे हैं सबसे कि भैया किसको क्या चाहिए, कौन सा टाइम पे पानी चाहिए, कौन सा टाइम पे बारिश चाहिए। तो ये सब पूछते हैं, और फिर लास्ट में उनको पता चलता है कि नहीं, जो अभी का जो वेदर है ना, यही सही है। तो ये है इस पूरे इंटरव्यूट का। फिर उसके बाद लास्ट नेक्स्ट है द फोर पीस। ये फोर पीस बहुत इंपॉर्टेंट इंटरल्यूड है। इसका ये कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1530 के अंदर।
तो इसके अंदर जो 4 P है ना, पी का फुल फॉर्म है, फर्स्ट पी है पाल्मर, सेकंड पार्टनर, फिर पोटिकेरी और पेडलर। इस 4 P का ये फुल फॉर्म है, पाल्मर, पेडनर, पोटिकेरी और पेडलर। फिर नेक्स्ट इनका इंटरल्यूड है द पार्टनर एंड द फ्रायर। ये फार्सिकल एलिमेंट है इसके अंदर। ये कब लिखा गया था? 1533 के अंदर लिखा गया था। फिर उसके बाद जो राइटर है वो है हेनरी मेडवेल। ये भी बहुत फेमस इंटरल्यूड लिखते हैं इन्होंने। तो इनका जो फेमस इंटरल्यूड है वो है फुलजेनर ल्यूक्रिस। ये 1481 के अंदर लिखा गया था। और ये कैक्सटन पब्लिकेशन, जो विलियम कैक्सटन है ना, उनकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसके अंदर छपा था ये पहली बार। तो ये याद रखना कि फुलजेनर ल्यूक्रिस है ना, ये इसका पब्लिकेशन किसने किया था? तो ये कैक्सटन पब्लिकेशन ने किया था। और ये फर्स्ट सेक्युलर प्ले है इंग्लिश के अंदर। मतलब कि यही ये नोट बना के लिख लेना कि फर्स्ट सेक्युलर प्ले कौन सा है, तो वो है फुलजेन एंड ल्यूक्रिस। फिर उसके बाद अदर इंटरल्यूड देखें तो फर्स्ट है द इंटरल्यूड ऑफ यूथ। ये कब लिखा गया था? 1530 के अंदर लिखा गया था। और ये किसने लिखा था? तो ये हमें पता नहीं, एनोनिमस है। और इसके अंदर डायलॉग है, डायलॉग फॉर्म में है ये। और इसके अंदर कोई फार्स नहीं है और कॉमेडी भी नहीं है। फिर नेक्स्ट इंटरल्यूड है द हिक्स कॉर्नर प्ले। ये कब लिखा गया था? 1514 के अंदर लिखा गया था। और ये अर्लीस्ट प्रिंटेड ड्रामा है, मतलब कि शुरुआती में जो ड्रामा प्रिंट हुए थे ना, उनमें से ये एक है। और ये भी डायलॉग फॉर्म में है। पर इसके अंदर फार्सिकल सब प्लॉट है फर्स्ट टाइम, मतलब कि पहली बार किसी प्ले के अंदर फार्सिकल सब प्लॉट डाला गया था। फिर नेक्स्ट प्ले है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किंग जोहान। किंग जोहान कब लिखा गया था? 1538 के अंदर लिखा गया था। और ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था जॉन बेल ने लिखा था। और ये आप स्टार लगा के लिख लीजिए कि ये फर्स्ट हिस्टोरिकल ड्रामा है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। फर्स्ट हिस्टोरिकल ड्रामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किंग जोहान। और किसने लिखा था? है जॉन बेल्स ने लिखा था। फिर मेजर लिटरेरी वर्क देखें तो मेजर लिटरेरी वर्क है उतोपिया। ये उतोपिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ लिया, कम से कम मैंने 3 से 4 बार तो देख लिया इसको एग्जाम के अंदर। तो ये उटोपिया लिखा गया था 1516 के अंदर लिखा गया था। और ये किसका था वर्क था? थॉमस मोर का। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसका नाम पूछा जाता है कि उटोपिया किसने लिखा है, या फिर यूं पूछ लेंगे कि थॉमस मोर का कौन सा वर्क है, तो ये पूछ लेंगे। और इसकी डेट पूछ लेंगे कि कब लिखा गया था। ये यूटोपिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। फिर नेक्स्ट है इन प्रेज ऑफ फोली। ये लिखा गया था 1511 के अंदर लिखा गया था। और किसने लिखा था? तो ये डेसिडेरस इरेजमस। इरेजमस ने लिखा था इन प्रेज ऑफ फोली। और इसका डेट थी 1511 के अंदर। और ये किस में लिखा गया था? तो ये लैटिन भाषा में लिखा गया था। फिर नेक्स्ट वर्क है ले मोर्टे दे आर्थर। और ये कब लिखा गया था? तो ये वर्क लिखा गया था 1470 के अंदर। और ये कब पहली बार पब्लिश हुआ था? तो ये 1485 के अंदर पब्लिश हुआ था और उसी में हुआ था ये। और इसको किसने लिखा था? तो ये थॉमस मेलोरी ने लिखा था। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये थॉमस मोर जो है ना, इन्होंने लिखा था उतोपिया, और थॉमस मेलोरी ने लिखा था ले मोर्टे डी आर्थर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लैटिन में लिखा गया था, ले मोर्टे डे आर्थर। तो ये थे इंपॉर्टेंट वर्क और इम्पोर्टेंट लिटरेचर। तो अगर इसका लिटरेचर तो अगर हम इसका लिटरेचर देखें तो इसका लिटरेचर मेनली ट्रेवलॉग था। जो ट्रेवल के टाइम पे जो लिखा गया था वो ट्रेवलॉग। और इंटरल्यूड, ये जो इंटरल्यूड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरल्यूड हम थोड़ा और पढ़ेंगे जब हम मोरालिटी प्ले, मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर आपको इसका और अच्छे से रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था इंटरल्यूड, ट्रेवलॉग। और ये स्कॉटिश चौसरियन देख लेना, और एक और इंग्लिश चौसरियन। ये याद रखना कि स्कॉटिश और इंग्लिश चौसरियन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब जोफ्री चौसर मर गए, उसके मरने के बाद जो जो भी राइटर थे, जो भी इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे ना, तो उन्होंने जो वर्क लिखे इनके इन्फ्लुएंस में आके, तो जो इंग्लैंड में जो लिखे थे, जिन राइटर ने इंग्लैंड के अंदर लिखे थे ना, तो वो इंग्लिश चौसरियन हो गए। जो स्कॉटलैंड के अंदर जिन राइटर ने इन जोफ्री चौसर से इन्फ्लुएंस होकर लिखे थे, तो वो स्कॉटिश चौसरियन हो गए। और उसके अंदर स्कॉटिश चौसरियन के अंदर ये जेम्स फर्स्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, क्योंकि ये राजा भी था स्कॉटलैंड का उस टाइम पे। फिर ये इंटरल्यूड याद रख लेना। और ये जो वर्क है, ये तीनों वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये उटोपिया और ले मर्टे दे आर्थर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही था एज ऑफ रिवाइवल। तो एज ऑफ रिवाइवल के अंदर जो अभी हमने
मेन पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा और अंदर से अगर पढ़ना चाहो तो आप स्कॉटिश चौसेरियन और इंग्लिश चौसेरियन को अच्छे से और यूट्यूब पे किसी और की क्लास देख के पढ़ सकते हैं। और उसके बाद एक ये उटोपिया और ले मार्टिरे अर्थर, इन दोनों के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम की फैक्ट्स देखें तो मतलब वही है कि इसका टाइम पीरियड क्या था, तो चौसर की डेथ के बाद और एलिजाबेथन से स्टार्टिंग में यहाँ तक इसका टाइम पीरियड है। मतलब चौसर की डेथ हुई थी 1400 के अंदर और 1550 के अंदर ये पीरियड खत्म हो गया था, मतलब 150 साल का पीरियड था। और कोर फोकस क्या था इसका, तो इसका कोर फोकस था ह्यूमनिज्म और रीडिस्कवरी। तो रीडिस्कवरी किसकी, जो लेटिन जो टेक्स्ट है उनकी रीडिस्कवरी हुई थी। फिर इसके अंदर ही विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस लेके आया 1476 के अंदर, ये बहुत बड़ा चेंज था इंग्लैंड के अंदर। और नोटेबल वर्क है सर थॉमस मोरे का उटोपिया और थॉमस मेलोरी का ले मोर्टेरे आर्थर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था आपका एज ऑफ रिवाइवल। इसके बाद जो टाइम पीरियड चलेगा वो है रेनेसा। रेनेसा चलेगा 1500 से 1660 तक। और 1660 के बीच के अंदर जो 1500 से 1660 है, इसके बीच में 4-5 पीरियड आएंगे। एलिजाबेथन पीरियड, जेकोबिन पीरियड, कैरोलाइन पीरियड, ऐसे। तो बहुत सारे पीरियड आएंगे, हम उनको सबको एक एक पढ़ेंगे। पर अब जो ये एज ऑफ रिवाइवल है ना, इसके बाद हम एक छोटा सा एक लेक्चर और लेंगे 10 से 15 मिनट का, जिसके अंदर हम मिडिल इंग्लिश ड्रामा पढ़ेंगे कि जो ड्रामा का फॉर्मेशन है ना, वो फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्योंकि जो एलिजाबेथन पीरियड है उसके अंदर सिर्फ ड्रामा ही रहेगा, पोइट्री कम हो जाएगी। और जो विलियम शेक्सपियर है और जो अपने बहुत सारे राइटर है ना, तो उन्होंने जो ड्रामा लिखा है तो उसकी शुरुआत कहाँ से आई, कहाँ से आए वो ड्रामा, तो वो हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम हेडिंग डालेंगे मिडिल इंग्लिश ड्रामा। और वहीं से हम जो ड्रामा का फॉर्मेशन है कि ड्रामा कैसे बने, मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, तो वो सब हम उसके अंदर कवर कर लेंगे। तो वो इसी का हिस्सा रहेगा, आप इसका हिस्सा मान सकते हैं एज ऑफ रिवाइवल का। उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, सिर्फ हम वो फॉर्मेशन देखेंगे कि ड्रामा की शुरुआत कहाँ से हुई। तो अब नेक्स्ट लेक्चर हम जो अपलोड करेंगे ना, वो होगा मिडिल इंग्लिश ड्रामा। मतलब 4 से 5 पेज का स्लाइड है उसकी, तो हम उसके अंदर वो कवर कर लेंगे सारा। तो यही था एज ऑफ रिवाइवल। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें। और आपको अगर इस सीरीज से जुड़ा रहना है तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव भी कर लें। और अगर जब एग्ज़ाम आएगी ना, तब हम एक और सीरीज चलाएंगे जिसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले जो हमेशा रिपीट होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो वो क्वेश्चन हम लगाएंगे। तो अभी तो हम ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे यूजीसी नेट की, जो ये कंप्लीट फ्री कोर्स है ये पूरा, आप इसे देख लेना अच्छे से। और आपको इसमें से एक मतलब कि ऊपर ऊपर से पूरा आइडिया हो जाएगा कि लिटरेचर कैसा होता है और आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हम यहाँ पे डिटेल में इतना नहीं जाएंगे, हम सिर्फ नोट्स पे फोकस करेंगे और एक और कोर्स पे फोकस करेंगे कि मतलब क्या है आपका सिलेबस क्या है, तो उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।